बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूं डॉक्टर ताहा और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ सोशल इवेंट्स को आप लोगों के सामने रखते हैं, कुछ माशरती मसाइल को सामने रखते हैं, समाजी मसाइल को सामने रखते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे माशरे की, हमारे मुल्क पाकिस्तान की, हमारे शहर की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने लेके आएँ। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को सर्व किया है, इस माशरे को सर्व किया है, जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं आज उनको हम आपके सामने लेके आए। आज हमारे पास दो इंतहाई कामयाब स्टोरीज़ हैं जो मुल्क पाकिस्तान को सर्व कर रही हैं और हमारे शहर की जो है वो पहचान है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आतिफ साहब, जो कि शायर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लीडरशिप होल्डर हैं। आतिफ साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर अपने यहाँ मदऊ किया। बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल, आज हमारे साथ एक और सक्सेस स्टोरी मौजूद हैं, अक्सा परवीन, जो कि एडवोकेट हैं, ब्लॉगर हैं और लीगल प्रोफेसर हैं। अक्सा परवीन साहिबा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन ग्रामी, देखिए कि हमारे पास मर्द जो हैं वो हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं और ख़वातीन को बिलखसूस एडवोकेट जैसे शोबे में, वकालत जैसे शोबे में देखकर बड़ी खुशी होती है कि अक्सर जो हैं वो वकालत जो है वो भी कर रही हैं, फिर उसके साथ साथ माशरे को सर्व भी कर रही हैं। आज हम इनसे कुछ पूछेंगे, इन दोनों शख्सियात से, कि इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, कैसे इनकी ज़िंदगी गुजरी है, कैसे इस मुकाम को हासिल किया, क्या मुश्किलात इनको दरपेश आती हैं। फिर इसके अलावा हम कुछ और भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आतिफ से। आतिफ, आप मुझे बताइएगा कि आपने अपनी तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की है और कैसे हासिल की है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ज़रूर। डॉक्टर साहब, मेरा जो बेसिकली ताल्लुक़ जो है वो मंडी बहाउद्दीन से है। तो जो तालीम का आगाज़ वो मंडी बहाउद्दीन से ही किया और वहाँ से कोई 3-4 क्लास तक मैं पढ़ता रहा। तो वालदा जो मेरी हैं वो महकमा सेहत में मुलाजिम हैं, जिनकी वजह से वो फालिया में उनके ट्रांसफ़र हो चुकी थी। तो फिर मंडी बहाउद्दीन से कूच करके ये जो फालिया जो मुकीम हो गए। तो फिर फालिया से मैंने जो मिडल किया कायद-ए-आज़म स्कूल से, और फिर जो मैट्रिक है मैंने गवर्नमेंट हेम्सी हाई स्कूल से किया। इंटर मैंने एस्पायर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन से किया और मैं कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज से मैं अब LLB कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आप वकालत के लॉ के स्टूडेंट? जी जी। ओके जी। यही इंसान की ज़िंदगी होती है। इंसान का तालीम कहाँ से शुरू करता है, कहाँ से कहाँ पे पहुँच जाता है। कुछ ऐसे भी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि हिंदुस्तान से तालीम हासिल की, उसके बाद पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के बाद अमेरिका गए और फिर वापस आके पाकिस्तान को सर्व किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात कर रहा था। हमारे साथ अच्छा परवीन साहिबा भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछना चाहूँगा आपने कहाँ से तालीम हासिल की और कैसे जहन में ख़्याल आया कि वकालत को ज्वाइन किया जाए? और भी बेशुमार शोबे थे, आप प्रोफेसर बन सकती थी, किसी कॉलेज में पढ़ा सकती थी, नर्सिंग के शोबे में जा सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, पायलट बन सकती थी और बेशुमार शोबा ज़्यादा होती है, एस्ट्रोनॉट बन सकती थी। एक्चुअली में ऐसा है कि बचपन से कोई प्लानिंग नहीं थी। एक्चुअली मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ इससे पहले, तो आर्ट्स में जाना सडन था। एक्चुअली में इस तरह हुआ कि मैं MSc मैथ्स कर रही थी और मुझे लगा कि ज़िंदगी में मैथ्स में हम तो सिर्फ सपोज करते हैं एक्स एंड वाई को, तो मैं बहुत ज़्यादा उकता गई थी उस चीज़ से। तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरी ज़्यादातर इंटरेस्ट फ़िज़िक्स में था, तो फ़िज़िक्स में हो नहीं सके मेरी फ़र्दर एजुकेशन, तो मैथ्स में हो गया मेरा एडमिशन किसी तरह से। तो मैंने अपने फादर से ये बात डिस्कस की। उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आप लॉ कर लें। बस ऐसे जनरल बात हुई, तो मैंने कहा ठीक है। और जब मैंने लॉ को चूज़ किया, मैं गई आगे फील्ड में, तो सारा काम मेरी मदर ने सपोर्ट किया पीछे, क्योंकि फ़ादर नहीं रहे उसी दौरान। तो मदर ने सपोर्ट किया। जब मैं लॉ की फील्ड में गई तो वहाँ पे एक्स भी था और वाई भी था। फॉर एग्जांपल, एक्स वाई का मर्डर कर देता है और कल्प्रेट बन जाता है। या एग्जैक्टली। तो बात ये है कि एक्स वाई आपकी ज़िंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि वो रियल में आपके सामने आ गई। और जो मैं सिर्फ सपोज करती थी, अब मुझे सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, वो लॉ की शक्ल में मेरे सामने आ जाते हैं। लाइक मुझे कोई भी केस डील करना है तो मैं ह्यूमन बींग्स के साथ जो है उसको तशबीह देके उसको ईज़िली कर सकती हूँ। ओके, ये भी एक इंसान की नेचर के साथ ये सलूक होता है कि इंसान जो है वो हादसाती तौर पे जो है वो उस्ताद बन जाता है, एक्सीडेंटल लॉयर बन जाता है, एक्सीडेंटल डॉक्टर बन जाता है। ये भी हमारे माशरे का हिस्सा थी।
लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात होती है कि हम जिस भी शोबे में चले जाएं, चाहे हम खुद से जाएं या हमें हमारे वालिदैन भेजें फैसला करके, उसमें तरक्की करना और उसमें अपना नाम बनाना जो है ये इंसान के अपने हाथ में होता है। नाम हमेशा जो है वो कोशिश से बनता है। दोनों ही हमारी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो अखराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने अपने शोबाजात में नाम बनाया है। आपसे भी पूछना चाहूँगा आतिफ साहब, उन्होंने तो बता दिया कि बहादुर ने जो है वो ला का मशवरा दिया, आपको किस शख्सियत ने ला का मशवरा दिया था? अच्छा वो डॉक्टर साहब बिल्कुल अच्छा, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये कि मैं जब 8 क्लास में पढ़ता था तो मुझे तब से ही मैं बड़ा फैशन था ला का, कि ला से मैं बड़ा इंस्पायर था इस फील्ड से। तो 8 क्लास में था, हत्ता कि यहाँ तक कि मैं जब 9th क्लास में गया हूँ तो आपको पता है कि वो साइंस के मज़ामीन और आर्ट्स के मज़ामीन को सिलेक्ट करना होता है। तो मेरी अपनी वालदा से बड़ी बहस रही, तो वालदा कहती हैं कि आप अभी स्टार्ट जो बायो वगैरह रखें, और फिर तो मैंने कहा नहीं, मैंने आर्ट्स रखनी है, कि मुझे लॉ का बड़ा फैशन था। तो लेकिन फिर मैंने बायो के साथ मैट्रिक किया, उसके बाद फिर मैं आर्ट्स के फील्ड में गया, जो लॉ का ट्रैक था, रास्ता था, उसकी तरफ से फिर मैंने लॉ में मुझे बड़ा फैशन था लॉ का। और दूसरी बात ये कि अपने जो राइट्स हैं वो जानने के लिए, और लोगों को वो सोसाइटी में बेशुमार डॉक्टर साहब लोग मौजूद हैं जिन्हें अपने राइट्स के बारे में आगाही नहीं है। तो हम उनकी हेल्प के लिए और अपने राइट्स जानने के लिए मैंने इस जो फील्ड को फिर सेलेक्ट किया। अच्छा, ये सारे जितने भी लायर होते हैं हमारी अक्सर उनसे गुफ्तगू होती है, और जो पढ़े होते हैं वो कहते हैं मैंने बड़े होकर जो है वो लायर बन के कौम की खिदमत करनी है, मुल्क की खिदमत करनी है, लोगों को राइट्स देने हैं। और जब अक्सर परवीन जैसी लोग लायर बन जाते हैं फिर उन्हें कहते नहीं पैसे निकाले नहीं डॉक्टर साहब ये ऐसा दिन भी है कि पैसे कमाने हैं कि सिर्फ खिदमत ही करनी है। डॉक्टर साहब देखें कि आपको बताया कि खिदमत जो है ना, अपना तो सिर्फ वही अनुमान है इस फील्ड के बारे में बस। वैसे भी बहरहाल तो इंशाअल्लाह ताला जो एम तो यही है, तो देखेंगे फिर देखेंगे पैसे कहाँ से कमाने हैं। अभी जी इनके साथ दोनों अहबाब के साथ लाइट से चिट चैट भी चलती रहेगी, इनमें सक्सेस स्टोरीज हैं, इनकी ज़िंदगी के मुतालिक भी आप लोगों के गोशगुजार करेंगे कि देखिए कि इंसान अगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोई भी काम करता रहे तो वो उस फील्ड में कामयाब हो जाता है। अच्छा, एक बड़ी स्ट्रेंज बात है इनमें भी कि आप जो है वो लॉ कर रही हैं, लॉ की स्टूडेंट है, लॉ कर रही हैं आप, तो लॉ में जो है वो तो इंसान का ज़हन हर वक्त यही होता है कि यार फ़लाँ केस है, फ़लाँ मामला है। तो ये जो व्लॉगिंग है इसका लॉ के साथ कैसे मैच होता है? एक्चुअली बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिन्हें कैप्चर करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपको रिग्रेट होता है आफ्टर दैट। जब वो लम्हात बीत जाते हैं जिसे कहते हैं, तो उसके बाद आपको रिग्रेट रह जाता है कि काश मैं उसको कैप्चर कर लेती। और मैंने यही चीज़ महसूस की अपनी ज़िंदगी में कि मैं कर रही हूँ ये काम, और आफ्टर दैट 10 ईयर्स बाद मुझे एहसास होगा कि मेरे पास मेमोरीज़ नहीं है। हम सब लोग मेमोरीज़ बनाते नहीं हैं और रखते नहीं अपने पास। जब हम अपना माजी बैठ के याद करना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर धुंधली यादें रह जाती हैं। तो उस माजी को कैप्चर इसलिए किया कि मुझे लगता है कि कल को जब मेरे पास फारिग टाइम होगा, जब मेरे पास कुछ नहीं होगा, तो उन्हें मैं देख के मुस्कुरा सकूं। एटलीस्ट मैं उन लोगों को याद कर सकूं जो ज़िंदगी में आए और चले गए, क्योंकि ज़िंदगी में लोग कोई भी परमानेंट नहीं होते। मुझे लगता है आते हैं लोग चले जाते हैं। मेरे फादर की डेथ के बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं उनके साथ दुनिया में काफ़ी जगह घूमी हूँ, उनके साथ मैंने काफ़ी जगह विज़िट की। मैं सऊदीया गई, मैं हर जगह गई, लेकिन उन मोमेंट्स को मैं कैप्चर नहीं कर सकी। तो अगर मैं वो कैप्चर करके रखती तो आज वो नहीं है तो मैं उन्हें देख के मुस्कुरा सकती थी, लेकिन मेरे पास वो लम्हात नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि आप मुस्कुराएं, समटाइम्स यू वांट टू बी सैड, तो आप उन मेमोरीज़ को याद करके सैड होना चाहते हैं। ठीक। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि केस में कोर्ट में आप केस लड़ी और उसकी व्लॉगिंग बनाई हो? अच्छा, हाई कोर्ट में मैंने पिक्चर क्लिक की थी, नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पस। मैंने एक्चुअली वो वकील साहब ने पगड़ी टाइप कुछ लिया हुआ था, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। मैंने एक पिक्चर क्लिक कर ली और उसके बाद जो है मेरा फ़ोन मुझसे ले लिया गया था और उसकी जो है डाटा वो पिक्चर्स रिमूव कर दी गई, क्योंकि अलाउ नहीं होता कोर्ट प्रीमिसेस में। और मैं हाई कोर्ट की एक्चुअली लॉयर नहीं हूँ इस टाइम पीरियड पे, मतलब अभी मेरा लाइसेंस आने में टाइम, तो इस वजह से फिर मैं कुछ, एक तो छोटी थी, अभी जूनियर थी, तो इसलिए फिर मुझे माफ़ कर दिया गया। ब्लॉगिंग के अलावा जो है वो दूसरी चीज़ें भी आप इस्तेमाल करती हैं सोशल मीडिया की, जिस तरह फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैप?
सोशल प्लेटफॉर्म मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि इससे आप लिंक में रहते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, फेसबुक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे लगता है इट्स नॉट सिक्योर एज़ मच एज़ इंस्टाग्राम ऐप, तो वो मुझे ज़्यादा सिक्योर लगती है, तो मैं इसलिए ज़्यादा जो हूँ इंस्टा ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, इट्स कन्वीनियंट। अच्छा, जो हमारी दूसरी पर्सनालिटी आज बैठी हैं आतिफ साहब, इनके साथ भी यही सीन है। लॉ के स्टूडेंट हैं, शायरी करते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग के हवाले से भी इनकी सर्विसेज हैं। तो आपका क्या जो है वो मामला है कि आपको कैसे ख्याल आया शायरी का? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें जैसा कि आपने बताया प्रोग्राम्स और ये शायरी, अरे जैसा ला के बारे में तो मैं आपको पहले ही आगाज़ में ही बता चुका हूँ कि डॉक्टर साहब ये फ़ैशन है मेरा। जिस तरह ला में आना फ़ैशन था, तो शायरी भी बड़ा मुझे फ़ैशन है मेरा करना, और शायरी सुनना और प्रोग्राम्स वगैरह। ये आपको पता है कि बेसिकली एक जो शायर होता है उससे कोई ना कोई प्लेटफार्म ज़रूर चाहिए होता है मुशायरे की सूरत में, किसी प्रोग्राम्स के, जिस पर वो अपना यानी कि वो गुबार निकाल सके। तो प्रोग्राम जो है ये समझ लें कि एक वो शायरी का गुबार निकालने का एक ज़रिया है, और शायरी वैसे ही फ़ैशन है। और रही बात जो आप पूछ रहे हैं कि शायरी का ज़ौक़ कैसे, और ये तो डॉक्टर साहब मेरी जो वालदा हैं वो शेर कहती हैं आज भी। अच्छा जी। तो उसके अलावा आप जानते हैं कि जो मोहम्मद इदरीस कुरैशी आपको पता है, वो बिल्कुल मेरे साथ जो लाइक माई पेरेंट्स तो रोल प्ले करते हैं ऑल मैटर्स में। तो फिर उनकी तरफ से भी मेरी सबसे ज़्यादा वक्त उनके साथ गुज़रता है आज भी। तो उनकी जो रहनुमाई थी और वालदा की भी, तो फिर वहाँ से वो शौक़ परवान चढ़ता गया और फिर हम शायर बन गए। ठीक है। अच्छा, ये देखिए कि हमारे पास दो कानून दान हमारे पास बैठे हुए हैं, लाल बैठे हुए हैं, और इनके पास डिफरेंट हॉबीज़ भी हैं ज़िंदगी का एंजॉय करने के लिए। व्लॉगिंग करते हैं और इसके अलावा शायरी करते हैं, यानी कि ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे हैं और अपने जो इनका शौक़ है वकालत का उसको भी पूरा कर रहे हैं। आतिफ साहब कुछ ताज़ा कलाम ही हमें सुनाने चले, शायरी की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपको एक कताई सुनाता हूँ मज़ाक के हवाले से कि इश्क का इजहार हमारा, इश्क का इजहार हमारा कब इतना मायूब हुआ, वो मेरी महबूबा है तो मैं उसका महबूब हुआ। तो और एक और कथा है कि डॉक्टर साहब के एक संजीदा शायरी के हवाले से एक गज़ल आपके सुनाता हूँ कि बिल्कुल ताज़ा कि ज़िंदगी मुश्किलात का सामान थोड़ी है, ज़िंदगी मुश्किलात का सामान थोड़ी है, मगर ज़िंदगी इतनी आसान थोड़ी है, मगर ज़िंदगी इतनी आसान थोड़ी है। वो जो अपने आबाहो अजदाद के नाम पे फ़ख्र करते हैं, वो जो अपने आबाहो अजदाद के नाम पे फ़ख्र करते हैं, उनकी अपनी कोई पहचान थोड़ी है, उनकी अपनी कोई पहचान थोड़ी है। और डॉक्टर साहब के देखें कि अब तो मिल जाते हैं दो चार शायर हर गली में, अब तो मिल जाते हैं दो चार शायर हर गली में, तेरा शहर अब सुनसान थोड़ी है, तेरा शहर अब सुनसान थोड़ी है। और डॉक्टर साहब एक शेर है कि यहाँ कई लोग मुस्कुराकर गम छुपा लेते हैं, यहाँ कई लोग मुस्कुराकर गम छुपा लेते हैं, हर किसी का चेहरा वीरान थोड़ी है, हर किसी का चेहरा वीरान थोड़ी है। मेरी सांसें तुम में बसती हैं आतिफ, मेरी सांसें तुम में बसती हैं आतिफ, मेरी और किसी में जान थोड़ी है, मेरी और किसी में जान थोड़ी है। अच्छा लिखते हैं भाई आप। देखिए जी, ये वकालत भी कह रहे हैं, और जब वो क्या कहते हैं कि रातों को नींद नहीं आती, रातें लंबी हो जाती हैं, तो शायरी भी अच्छा परवीन साहिबा, बताइए, जिस तरह के मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी जिक्र किया कि ख़वातीन जो हैं वो कोई सिक्योर शोबा चाहती हैं जिसमें वो सर्विस कर सकें, जिस तरह हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं और फिर एट द एंड हम उन्हें कहते हैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर लग जाएँ, किसी स्कूल में टीचर लग जाएँ। यहाँ नर्सिंग के शोबा भी बहुत कम ख़वातीन ज्वाइन करती हैं। तो कैसे ख्याल आया कि ऐसा शोबा जिसमें जो है वो हर वक्त जान सूली पर लटकी होती है, एक बंदे का आप केस लड़ी तो दूसरा डेफिनेटली आपका दुश्मन है वहाँ पे। तो कैसे जहन में ये ख्याल आया कि वकालत के शोबे को ज्वाइन करना चाहिए? और बल्कि हमारे देखने वालों को ये भी बताइएगा कि ख़वातीन के लिए जो इस वक्त हमारी बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल में हैं
कॉलेजेस में हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए वकालत का शोबा कैसा है? एक्चुअली मैं सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि जाने का पर्पज़ यही था कि चलें ये भी एक फ़ील्ड है, यहाँ पे भी जाना चाहिए, लाइक लॉ कर लेना चाहिए। सिर्फ जाके अप्लाई किया और उसके बाद लगा कि आसान होगा, लेकिन इट सीम्स टू बी ईजी बट इट्स नॉट। आप ज़िंदगी में जब कदम रखते हैं किसी भी मेरे ख्याल से शोबे में, तो आपको चीज़ें शुरू में तो आसान लगती हैं, लेकिन कभी भी किसी भी फील्ड में चीज़ें आसान नहीं होती। हर जगह आपको पॉलिटिक्स का और आपको डीप डाउन कहीं ना कहीं डिग्रेड किया जाता है, आपके अपनी फील्ड के लोग आपको डिग्रेड करते हैं। तो कुछ भी ईजी नहीं था। मैं अगर ये कहूँ कि नहीं नहीं बहुत ईजी था सब कुछ, तो ये झूठ है एक तरह का। मैं खुद से भी झूठ बोलूँगी और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी यही समझेंगे ये झूठ होगा। हम लोग हमेशा अच्छी चीज़ें बताते हैं, बुरी चीज़ें नहीं बताते किसी भी फील्ड के बारे में। तो ये है कि इजी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं। कहीं ना कहीं आप किसी मुकाम पे पहुंच ही जाएंगे एट द एंड, लेकिन आप कोशिश करें, जारी रखें। जब आपको कोई तकलीफ़ देता है तो फर्स्ट डे आप ये समझ लें कि जिसने तकलीफ़ दिया उससे अगले दिन आपने उस जगह को छोड़ना नहीं है, उससे अगले दिन जाके उस जगह पे मुकाबला करना। जैसे कचहरी में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी दफ़ा मुझे लगा कि नहीं कभी सीनियर्स ने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया या कुछ वाक़यात इस तरह हुए कि आप हर्ट हो गए, किसी जज साहब ने आपको इंसल्ट कर दिया क्योंकि आपको चीज़ें नहीं आती थी। तो वहाँ पे कभी भी डीप डाउन ये फील नहीं किया कि नहीं अब नहीं आऊँगी, कल से छोड़ दूँगी। ये चीज़ें ऐसी नहीं होती। मैं हमेशा ख़ुद को इनकरेज किया कि नहीं यही तो वक्त है, यही तो सीखने का वक्त है कि अगर आज मुझे किसी ने सिखाने की कोशिश किया, आज मुझे किसी ने मुझे ये बताया है कि आप गलत हैं, तो मुझे कल को जाके उसे कंटिन्यू रखना है, मुझे इस चीज़ से सीखना है, ना कि इस चीज़ को छोड़ देना। इस चीज़ ने मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट की। और सबसे पहले मैं कहती हूँ आपको आपसे सेल्फ लव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए डिसरिस्पेक्ट कौन कर रहा है और डिग्रेड कौन कर रहा है। डिग्रेड जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, लाइक अपने लिए, और उनको करके दिखाना चाहिए। जहाँ पे आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है वहाँ आपको ये समझना चाहिए कि सेल्फ वर्थ क्या है। आपकी हर इंसान की सेल्फ वर्थ होती है। वहाँ पे आपको अपने लिए जो है उस जगह को या तो छोड़ देना चाहिए या उस जगह पे लड़ के दिखाना चाहिए, एक मुकाम बनाना चाहिए। बात यह है कि कचहरी में जाके कोई भी चीज़ आसान नहीं रहती, तो आप लड़ाइयाँ करते हुए अच्छे भी नहीं लगेंगे। वहाँ पे वो जगह नहीं है ऐसी। तो किसी भी प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए वहाँ पे टाइम टेकिंग चीज़ है, प्रैक्टिस बहुत टाइम टेकिंग है। तो लड़कियों के लिए मैं यही कहूँगी कि ये चीज़ मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। अगर मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है। दोनों चीज़ों का एक बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ के ऊपर कि आप अगर केसेस से जुड़े हैं। अगर मैं क्रिमिनल केस की बात करूं तो अगर आप क्रिमिनल केस में जुड़े हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, तो आप ये मत सोचें कि 100% आपको वापस भी मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स आपकी कहीं कोई तारीफ़ नहीं की जाती है, कहीं आपने असिस्टेंसी प्रोवाइड की है लेकिन आपको एक इवन आपके लिए गुड वर्ड्स भी यूज़ नहीं होते। तो डोंट वरी, डोंट टेक इट सीरियस, डिसहार्ट मत हो, काम करते रहे। एक दिन अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड ज़रूर देने वाला है। मुझे अभी भी याद है कि एफएड कचहरी में मुझे बहुत सारे जजेस ने ये बात बोली कि यू आर डूइंग गुड। तो मेरे ख्याल से जब आप अपने किसी ऐसे लेवल के पर्सन से सुन लेते हैं कि आप ठीक जा रहे हैं, तो मुझे लगता है बाकी फिर किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं रहती। और बस यही था कि अल्लाह ताला ने रास्ते ओपन किए, मैं गई। मेरे लॉ जो है वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से है। तो मैं कहूँगी कि ये भी अल्लाह ताला का एक करम है कि इतनी बड़ी जगह मुझे मौका मिला पढ़ने का, और बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे कोलीग्स भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, और बस इसी तरह। बिल्कुल सामने नाज़रीन, होता यही है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं उसमें बहुत सी हार्डशिप्स आती हैं, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत से ज़ख्म लगते हैं इंसान को। लेकिन जब इंसान मंजिल मकसूद पर चला जाता है, पहुंच जाता है, अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है, तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ज़ख्म जो हैं वो उस वक्त बिल्कुल वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब मंजिल पर पहुंचना ही जो है वो मेन मकसद होता है। और कोशिश जारी रखें, आप किसी भी फील्ड में हैं तो इंशाल्लाह जो है जब भी आप मेहनत करते हैं तो रब ताला जो है वो उसका अजर आपको ज़रूर देता है। अच्छा, आतिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग के हवाले से भी इनकी सर्विसेज हैं। तो आतिफ बताइएगा कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मुझे याद है कि जब मैंने मिडिल को पास किया तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कहा कि आर्ट्स ना ज्वाइन करें, आप साइंस की जानिब जाएँ, साइंस का बहुत स्कोप है। तो आप इस हवाले से बताइएगा कि वालिदैन जो या बच्चे जो हैं वो आर्ट्स की जानिब क्यों नहीं जाते, जबकि आप दोनों भी हमारे पास आर्ट्स के स्टूडेंट हैं
और सक्सेस स्टोरीज़ हैं आज हम आपको यहाँ पे बुलाकर आपसे बात कर रहे हैं। तो बताइए कि आर्ट्स की फील्ड में जाने से मना क्यों किया जाता है और इसका हमारी जो ये यंग जनरेशन है इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और ये भी बताइएगा, हम स्टार्टिंग में बच्चे को आर्ट्स रखवाते हैं, फिर जिस तरह भी ये अक्सर से भी बात हो रही थी, फिर एफएससी किया, एफएससी के बाद दोबारा आर्ट्स में दाखिल हो गए, ये भी बताइए यहाँ से सवाल। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखें कि पेरेंट्स हमारी सोसाइटी का दौरे हाजिर में यही अलमिया है कि पेरेंट्स जो हैं वो यही चाहते हैं सबसे पहले कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, अगर मैं प्रोफेसर हूँ तो मेरा बेटा भी प्रोफेसर ही बने, तो अगर मैं किसी साइंस की किसी फील्ड में हूँ तो मेरा बेटा भी उसी फील्ड के अंदर रहे। तो डॉक्टर साहब देखें कि ज़िंदगी जो है ना, ये देखें बड़ी ही, मैं समझता हूँ बड़ी मुख्तसर सी है, और इसमें हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को आज़ाद करें और उन जो वो जिस चीज़ को वो करना चाहते हैं हम उन्हें उन चीज़ों में आज़ाद करें कि उनका फ़ैशन क्या है। पेरेंट्स अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो बच्चों पर उन्हें थोप रहे होते हैं कि वो कहते रहते हैं कि आपको यही कबूल करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है डॉक्टर साहब कि वो इसलिए कि पेरेंट्स को चाहिए कि उनका बेटा क्या करे। अगर पेरेंट लॉयर है, बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे ज़रूर उसे डॉक्टरी की जो फील्ड है उसमें भेजना चाहिए। अगर पेरेंट डॉक्टर हैं, बेटा लॉयर बनना चाहता है तो ज़रूर उन्हें लॉ करवाना चाहिए। वो इसलिए कि डॉक्टर साहब देखें कि कुछ अब हमारी सोसाइटी में बेशुमार लोग इस तरह के मौजूद होंगे। अगर कोई आर्ट्स की, जैसा कि अगर हम बात करते हैं, कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा गा लेता है, अगर पेरेंट उसे ज़बरदस्ती जबर की जो बना के ऊपर अगर उसे डॉक्टर बना देते हैं तो वो फिर क्या करेगा? कल को वो मरीज़ को चेक कर रहा होगा और यार गुनगुना रहा होगा साथ, तो उससे उसका भी लॉस है और पेशेंट का भी लॉस है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के, जैसा कि डॉक्टर साहब मेडिकल और लॉयर ये फील्ड लॉ की, ये दोनों बड़ी सेंसिटिव सी फील्ड्स हैं। इन दोनों में ही इंसान की जो ज़िंदगी और मौत का खेल चल रहा होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चा जो करना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, वो उस फील्ड में भेजें ताकि वो उसमें सही शौक़ से, लगन से काम कर सके और वो अपना लोहा मनवा सके उस फील्ड के अंदर। और रही बात डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हैं अदब के हवाले से पेरेंट्स रोकते हैं, ये देखें कि डॉक्टर साहब किसी भी ज़ुबान के अंदर जो अदब है, लिटरेचर, शायरी है, ये एक बेहतरीन सोर्स है, ज़रिया है बात कहने का, और उसमें जो उम्दा सोर्स है वो सिर्फ शायरी है जिसमें आप बात कह सकते हैं। और जब हम, क्योंकि पेरेंट्स समझते हैं कि आर्ट्स ये नालायक लोगों की फील्ड है, या इसमें बहुत ही जो यानी कि बच्चे जो इतने पढ़ने वाले नहीं होते वो जाते हैं, ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है कि डॉक्टर साहब देखें कि अगर हम अपनी ज़ुबान जो है, सकाफ़त है, अगर हम उसे छोड़ देंगे, मैं तो ऐसी जो कौमें होती हैं उन्हें मफलूज कौमी तस्वर करता हूँ, क्योंकि ज़ुबान एक ऐसा ज़रिया है जिसमें हम अपना इजहार ख़याल कर सकते हैं। तो इसलिए वालिदैन को भी चाहिए डॉक्टर साहब कि वो बच्चों को इंडिपेंडेंट करें और जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं वो उसमें उसे भेजें। ठीक हो गया। हमारे असल में एक्चुअली सीन ये है कि हमारे माशरे के बच्चे बड़े होशियार हैं, अगर उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए तो मेरा ख्याल है मैट्रिक से ऊपर वाला सफर ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पबजी गेम भी खेलते रहेंगे। वो भी है डॉक्टर साहब साथ साथ, तो लेकिन बहरहाल ये जो करना चाहिए बच्चे को आज़ाद। बिल्कुल। सामने नाज़रीन, हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें यही रुझान पाया जाता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है, वो लड़कपन के दौर से गुजर रहा होता है, तो उसके सामने खिलौने रखे जाते हैं और उसके सामने बुक्स इस तरह की रखी जाती हैं। जिस खिलौने की तरफ, जिस बुक्स की तरफ उसका रुझान होता है, पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि इस बच्चे को उसी हवाले से इसको आगे लेके जाएं, उसी फील्ड जो है में इस बच्चे को आगे लेकर जाया जाएगा। सपोज टू भी उसको गाड़ियों का रुझान है, स्पेयर पार्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, तो वो उसको मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो उस बच्चे को बनाते हैं। तो बात वही आ जाती है, हम अक्सर यही बात कहा करते हैं कि आप कोई भी काम करें लेकिन करिए अच्छे तरीके के साथ। और अच्छा मुझे बताइए कि चलें आपसे बात हो रही है, ये भी हम सवाल साथ ही इंक्लूड कर लेते हैं कि लीडरशिप के हवाले से आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? हमारे पास डिफरेंट किस्म के सेक्टर मौजूद हैं पाकिस्तान में भी, हमारे शहर में भी, और हर ऑफिस का, हर दफ्तर का, हर इदारे का एक लीडर होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू उस लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने इदारे को, अपने जो
चीज़ वो चला रहा है उसको वो अच्छे तरीके से आगे लेकर चले। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब देखें कि इसमें ना कोई स्पेसिफिक कुछ क्वालिटीज़ तो वो ये नहीं कि ये हो, यानी कि यही हों, बेशुमार सी क्वालिटीज़ हैं जो एक लीडर की नीड है, मगर जो उसमें जो मस्ट हैं, जो ज़रूरी एक लीडर में होनी चाहिए, उसे डॉक्टर साहब मैंने सर्च किया और फिर उसकी मैंने सोचा कि मुझे महसूस हुआ कि शायद इस क्वालिटीज़ की जो है ना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कहत है, कमी है, और ये मस्ट हर लीडर में होनी चाहिए जो एक लीडर है। तो उसमें डॉक्टर साहब मुख्तलिफ से जो स्किल्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी में जो ज़िंदगी गुजारने के लिए, सर्व करने के लिए ज़रूरी हैं, जो एक लीडर की भी ज़रूरत है। तो उसमें डॉक्टर साहब सबसे पहला, जैसा कि अभी आपसे बात चल रही थी आगे ज़ुबान के हवाले से, जो कि कम्युनिकेशन स्किल है डॉक्टर साहब, ये एक लीडर की बेसिक जो एक क्वालिटी है कि अगर जो एक लीडर है वो कुछ किसी बात का, किसी आइडिया का इजहार ख़याल करना चाहता है, तो अगर वो उसके इजहार ख़याल करने का उसे, यानी कि उसके पास एक सोर्स ही नहीं है, वो अच्छे तरीके से कर नहीं सकता उसे बयान, तो वो लीडर नहीं है। तो इसमें डॉक्टर साहब एक कम्युनिकेशन स्किल है जो एक बहुत बेसिक नीड है लीडर की। और उसके बाद देखें कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर डॉक्टर साहब एक दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनमें एक जो कि लोग, आप गुफ्तगू जब आप करते हैं तो लोग उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और उसके अलावा आपकी जो लुक्स उससे। तो दो चीज़ें वो कहते हैं, आपने वही बात सुनी होगी, एक वो लाइन है कि जब आप नहीं बोल रहे होते तो आपकी लुक्स बोल रही होती हैं। तो डॉक्टर साहब ये है कि उसके अंदर एक ड्रेसिंग एटिकेट्स, और उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल है, और डाइनिंग एंड टेबल मैनर्स हैं कि जो एक लीडर है वो बड़ा ही सोशल होता है, वो लोगों से बैक वक्त कनेक्ट रहता है। तो उसका जो कि डाइनिंग एंड टेबल मैनर्स, और फिर उसके अलावा डॉक्टर साहब एक, जैसा कि स्टेज फोबिया के हवाले से एक बात है कि एक लीडर अगर वो कुछ करना चाहता है तो, लेकिन वो किसी स्टेज पर, किसी भी प्लेटफार्म पर आकर वो अपनी बात का इजहार ख़याल नहीं कर सकता, किसी फेयर की वजह से, किसी फोबिया की वजह से। तो स्टेज फोबिया नहीं होना चाहिए। इसे किल करने की टिप्स जो है उसका नाम स्टेज फोबिया है। तो वो एक जो लीडर की ज़रूरत है। और ड्रेसिंग एटिकेट्स से जो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में मैंने आपको बताया, इस तरह की डॉक्टर साहब। और एक लीडर बेसिकली डॉक्टर साहब, हम लीडर, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी एक लीडर जो स्किल है एक लीडर की, कि हमारे यहाँ सोसाइटी में यही समझा जाता है कि लीडर सिर्फ कोई एक पॉलिटिकल या एक जो एलीट क्लास कोई पर्सनैलिटी होगी, या एक सुपीरियर कोई अथॉरिटी होगी, तो या सुपीरियर कोई पर्सन होगा, वही लीडर कहलाएगा। तो नहीं डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही गलत कंसेप्ट है। लीडर आप कोई भी आपका वे है, अगर आप उसके अंदर अच्छे और मस्बत चीज़ों पर काम कर रहे हैं, एक अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, तो आप लीडर हैं। तो एक लीडर के अंदर लेके हवाले से आपको बताया। और स्टेज फोबिया, ये मुख्तलिफ डॉक्टर साहब एक 12 स्किल हैं जिसकी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कमी भी है, तो जिसको मैंने जो कि आयां करने का सोचा और इसके बारे में लिखने का, और शायद कि जो मैंने महसूस किया, और भी होंगी बेशुमार, लेकिन ओवरऑल जो मैंने अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में महसूस किया जिन क्वालिटीज़ को, वो ये हैं। तो कब तक आप इस किताब को लेके आ रहे हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ज़रूर ये इंशाल्लाह ताला ये सितंबर के स्टार्ट में इंशाल्लाह ताला जो किताब वो मंजर आम पर आ जाएगी। ठीक हो गया। बिल्कुल आतिफ ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि बॉस हमारे पास इदारे क्या या किसी भी शोबे के हवाले से बेशुमार मौजूद होते हैं, लेकिन लीडर्स जो हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत कम लोगों में मौजूद होते हैं। लीडर ही मस्ट बी वेरी एनर्जेटिक, उसमें बहुत ज़्यादा सब्र होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तहम्मुल होना चाहिए, बोलने के हवाले से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो एक लीडर में होना चाहिए। और मैं अक्सर लोगों से ये कहा करता हूँ कि अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको किसी भी शोबे का, किसी भी इदारे का बॉस बनने की इज़्ज़त दी है, तो वो ट्राई कि आप उसके लीडर बने। लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो आप में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैं इसी हवाले से, इसी से मिलता जुलता सवाल जो है वो अक्सर परवीन साहिबा से भी पूछना चाहूँगा कि एक लॉयर के अंदर, एक कानूनदान के अंदर, एक वकील के अंदर क्या क्वालिटीज़ जो हैं वो आप समझती हैं कि होनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी लीडरशिप के हवाले से। मुझे लगता है कि लीडर जो है तो घर का भी होता है,
तो इस चीज़ का भी बड़ा एक फ़र्क पड़ता है कि हम लीडर्स को एज अ लीडर वो ना देखें जो पूरे कंट्री को चला रहा है, जो किसी इंस्टीट्यूट को चला रहा है। मुझे लगता है जो आपके घर के बड़े हैं, जो आपके घर के मैनेज करें, वो भी आपके लीडर हैं। तो हम अपने पेरेंट्स को एज अ लीडर समझ के ही चीज़ें अडॉप्ट करते जाते हैं। इसी तरह जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि लॉयर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो लॉयर्स की लॉ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। बुक है पूरी जिसके अंदर एथिकेट सिखाए गए हैं, क्या एथिक्स हैं बैठने के, बात करने के। इवन आप अपने जो कोलीग्स हैं उनको मिसट्रीट नहीं कर सकते, उनके साथ किसी भी तरह का मिसकंडक्ट नहीं कर सकते। आप किसी कोर्ट के अंदर किस तरह से बात करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसा आपका रवैया होना चाहिए अपने साथ वाले कोलीग्स के साथ, अपने जो हैं इवन आपके क्लाइंट्स के साथ। तो ये तमाम चीज़ें हमें लॉ प्रोवाइड करता है। इवन इन अ बुक फॉर्म हमारे पास लॉ हैं जिनको हम एडवोकेट्स के लिए एक प्रॉपर बुक है जिसको आपको स्टडी करना पड़ता है, आपको पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको बेसिक एथिक्स आ सकें, ताकि आपको पता चल सके कि एडवोकेट जो है माशरे का एक बहुत बड़ा असासा है और इनको जो है किसी भी तरह दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करने का हक़ नहीं है। ना ही आप अपने आप को ये समझें कि आप खुदा बन गए हैं, तो आप दूसरों को ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है अब तुम दंगे फसाद करो तो तुम्हारा भाई यहाँ पे मौजूद है। ऐसी वाली कोई भी जो है इस तरह के बिल्कुल भी अनएथिकल चीज़ें जो हमारे माशरे में आजकल चल रही हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए बेसिकली। तो यही तमाम चीज़ें जो हैं, ये लॉज हमारे पास बुक फॉर्म में हैं जिनको हम पढ़ते नहीं हैं, ना बताया जाता है, ना स्टूडेंट अवेयर हैं इस चीज़ से। और बात ये कि हमारे पास हर चीज़ है लेकिन वी डोंट वांट टू स्टडी। हम स्टडी से इतना उकता चुके हैं, हमें मोबाइल से हमारी लाइफ इतनी फ़ास्ट कर दी है कि हमारे पास जो बुकिश फॉर्म में नॉलेज है हम कभी भी उसको यूज़ नहीं करते। तो मैं कहती हूँ कि लॉयर को सबसे पहले तो लॉयल होना चाहिए अपने साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लॉयल हैं अपने साथ, आपको ये पता है कि आपको इस फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला। बेसिकली 2-3 ईयर्स आपको अपने आप को जस्ट इस फील्ड के अंदर पॉलिश करना है आफ्टर अ लॉ डिग्री। अच्छा, एक बड़ा मिसकंसेप्ट है यहाँ पे लॉयर और एडवोकेट में, तो वो मैं क्लियर करती चलूँ कि लॉयर जो है, जब आप कोई भी लॉ की डिग्री कर लेते हैं तो आप लॉयर बन जाते हैं, यानी आप कानूनदान बन गए। लेकिन आप एडवोकेट तब बनते हैं, एडवोकेट का टाइटल तब हासिल करते हैं जब आप लाइसेंस होल्डर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बेसिक कंसेप्ट जो हैं बच्चों के अंदर बहुत ही मिस अंडरस्टूड हुए हैं। तो मुझे लगता है इसको हमें बताना चाहिए अपने बच्चों को कि इस चीज़ को समझें। और बेसिकली लॉयर को सबसे पहले ख़ुद अपनी ज़ात के साथ लॉयल होना चाहिए। उसके बाद अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, कभी भी आप पैसे के पीछे मत भागें। पैसा आपके पीछे आएगा ज़रूर, लेकिन आप हार्डशिप करें। हार्डशिप इन अ सेंस कि आप जो चीज़ सीखने गए हैं, जो टाइम पीरियड आपको मिला है, जो रिक्वायर है, उसके अंदर ज़रूर सीखें। आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं लेकिन आप चीज़ें नहीं सीखते। आपको ये नहीं पता कि केस दायर कैसे करना है, मतलब वो चीज़ सीखने से पहले आप इस अपॉर्चुनिटी पे होते हैं कि हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है। मेरे पास 10 केस आ जाए, मेरे पास 15 केस आ जाएँ, तो वो केस की लाइन्स में मत दौड़ें, पहले चीज़ें सीख लें। क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है कि आप सीनियर के सामने बैठे होते हैं, आपको बेसिक चीज़ नहीं पता होती और उस टाइम आप इंसल्ट फील करते हैं। तो ये इससे बचने का वही तरीका है, जब आपको वक्त मिले तो आप ज़रूर सीखें और सीखने में किसी भी तरह की शर्म महसूस ना करें। दैट्स इट। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए पहला केस कौन सा लड़ा था आपने? अच्छा, पहला केस जो मैंने खुद, मेरे एक क्लाइंट थी, उनका खुला का केस था, वो मुझे आया था। लाइक वैसे केसेस तो काफ़ी किए हैं, यानी सीनियर के साथ मिलके उन्हीं के केसेस को डील करती रही हूँ। जी, इंडिपेंडेंट मेरा केस था, खुला का केस आया था मेरे पास, तो बस वही। अदरवाइज़ मर्डर केसेस में अपने सीनियर को असिस्ट किया मैंने। द स्टेट वर्सेस यावर केस था, उसके बाद एक और केस था द स्टेट वर्सेस हमज़ा जहांगीर। बहुत बड़े केसेस हैं ये। और द स्टेट वर्सेस हमज़ा जहांगीर में 12 काऊ का केस है, जिसमें एक छोटे बच्चे को जो है अलमीरा में मतलब उसको सांस बंद होने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। दैट वाज वेरी रिडिकुलस वाक़या हमारी माशरे का, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि 4 लोगों की गलती की वजह से जो है एक बच्चे, मासूम बच्चे की जान चली गई। सिर्फ किडनैपिंग की थी उन्होंने कुछ पैसों के लिए, लेकिन जिसको वो हैंडल नहीं कर सके किसी तरह से, और उस बच्चे की जान चली गई। इसी तरह द स्टेट वर्सेस यावर केस में ये था कि वो बेस्ट फ्रेंड था और किसी नाशाकी की सूरत में उसने अपने भाई, अपने जो भी था दोस्त, उसको मर्डर कर दिया था। और बहुत जो है बुरा किस्म का मर्डर था वो। उसमें उसने उसके
एक जो थी बाजू वो कट कर दी थी, और जो था दोनों टांगे नीचे से कट कर दी थी, और हाफ़ बॉडी को उसने जला दिया था, और जो बाकी डिसलोकेटेड पार्ट थे बॉडी के उसको उसने जाके किसी ब्रिज के नीचे गिरा दिया था। तो बात ये कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, जो कि मर्डर केसेस होते हैं, मुझे लगता है जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि इंसान के अंदर कितना बड़ा जानवर मौजूद है, यानी कि इंसान कभी भी वहशी हो सकता। तो ये चीज़ है कि इस तरह के केसेस को करते हुए पता चला कि ठीक है, माशरे में बुराइयां हैं और हमें काम करना है, और ये काम करने का मौका तभी मिलता है जब आपके पास अच्छे सीनियर होते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। तो मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि मैं इस्लामाबाद के चेरी में जाके काम करती रही हूँ। ठीक, कोई ऐसा केस जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, दिल से काम किया हो, लेकिन एट द एंड जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा हो? मायूसी मेरे ख्याल से, अगर आप ये समझेंगे कि लॉ की फील्ड में मायूसी है तो मेरे ख्याल से नहीं। हमारे यहाँ हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि दो वकील दोनों साइड्स पे सिर्फ़ और सिर्फ आके असिस्ट करते हैं, उनका काम केस जितवाना नहीं है। तो कभी भी वकील को, जब भी कोई कहे मैं वकील बन गया हूँ और मैं आपको केस जितवा दूंगा, ये बात झूठ है। वकील का काम सिर्फ असिस्ट करना है। जाके पास तो बेशुमार केस हम कहते हैं 50,000 दें आप घर बैठे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वकील का काम असिस्ट करना है, जजमेंट और डिक्री पास करना जज का काम है। तो हम वो काम नहीं करते, वो जज करते हैं, क्योंकि वो ये अथॉरिटी उन्हीं के पास है, जजेस के पास है। ठीक है, जस्टिस का सिस्टम जो है वो पूरा बिलोंग ही वहाँ से करता है। तो वकील इंडिपेंडेंट होता है, उसका काम सिर्फ असिस्ट करना है। वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो कि मदद फराहम करती है जज को डिसीजन लेने के लिए। बस मेरे ख्याल से इतना ही। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कोई केस लड़ा हो और मुखालिफ साइड पे जो है वो कोई और सीनियर वकील हो और उसमें आपको मायूसी का सामना करना पड़ा, इसमें आपका दिल किया आप अगले दूसरे वाले वकील में गला दबा दें? नहीं, मुझे लगता है जब आप वकील बन जाते हैं तो आपको आपके अंदर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पेशेंस आना स्टार्ट हो जाता है। जब आपको कोर्ट में जाके तारीख पे तारीख मिलती है ना, तो पेशेंस का लेवल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि जो वकील होते हैं इनके जजेस के साथ जो है उनको मोनोपोली होती है, ये चाहें तो तारीखें कम भी करवा सकते हैं। ऐसा सीन है? देखिए, मुझे लगता है कि हर जगह पे इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन बेसिकली हर इदारे में कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो आपके हाथ नहीं आते, जिनके बारे में बात करना भी गलत है। कुछ लोग माशरे को बिगाड़ने में ही अमल दखल है। तो अगर एक मछली गलत है, एक मछली पानी में ख़राब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो है पानी की बाकी मछलियाँ भी चलता। तो मेरे ख्याल से हर फील्ड में, जैसे हम करप्शन के बारे में आजकल सुनते हैं, तो हर इदारे में कहीं ना कहीं करप्शन हो ही रही है। इतने हम लोगों ने जजेस के इंटरव्यू किया, मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ पर इस स्टूडियो के अंदर बेशुमार वकला के इंटरव्यूज़ किए हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से, मंडी बहाउद्दीन के शायद ही कोई सीनियर वकला हो जो हमारे स्टूडियो में ना आए। जब हम लोग आपसे बात करते हैं, जजेस से बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, ऐसा महसूस होता है कि हम लोग बहुत महफूज हैं, इंसाफ का पैमाना जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर इस तमाम चीज़ों को टैली करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि यार ये तो सारी हम इन तमाम मामला से बहुत दूर हैं। क्या इसके पीछे क्या सीन है कि आप लोग बड़े मुखलिस हैं, तमाम वकला बड़े मुखलिस हैं, अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं, जजेस बहुत अच्छे तरीके से काम करें, इंसाफ का मेयार पैमाना जो है वो क्यों इतना कम है फिर? क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, जस्टिस प्रोवाइड करने में देर होती है। जब आप किसी भी काम को ताख़ीर से करेंगे ना, सज़ा एट द पॉइंट नहीं मिलेगी, एट द स्पॉट नहीं मिलेगी। चोरी करने वाले को चोरी की सज़ा इस्लाम ने क्या कहा है, हाथ काट दें। आप लोगों की वजह से हुआ ना। देखें, आज जब एक वकील जो है वो पहले वो क्या सुनवाई कहते हैं उसको, हाँ, पहली सुनवाई में वो बेकसूर को बेचारा चोर साबित करके चला जाए, तो तारीख मेरे ख्याल से इसी वजह से डाली जाती है कि कुछ सुलह हो जाए, राजीनामा हो जाए दो पार्टियों के दरमियान, या फिर जो है वो केस को थोड़ा सा डीपली स्टडी किया जा सके, पता चल जाए जिसको चोर कहा जा रहा है वो वाकई चोर है या चोर नहीं है, या मर जाए चोर। अच्छा, नहीं, ऐसा होता है समटाइम्स जब हमारे माशरे में इंसाफ का तकाजा बहुत दूर है। हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन जो है वकील हायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वकील हैं वो आइडियाज़ देते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की कि आज एक वकील साहब आए हैं, कल को दूसरे वकील साहब वकालतनामा दे रहे हैं। मर्डर केसेस के अंदर ज़्यादातर ये होता है। आपने अपने वकला ने उमूमी तौर पर अपने पैसे सेव करने होते हैं, भी हमने जो अगले बंदे से डिमांड की है वो सेव हो जाए, फिर आप उसको मशवरे दे रहे होते हैं, जी आप ऐसे करें, वही बता रही हूँ कि मशवरे देना जो वकील का काम है।
तो मशवरा देना जो वकील का काम है, तो वो जब आप बार बार कहते हैं मेरा जज साहब जी आज मेरा वकालतनामा एक्सेप्ट कर लें, तो वकील साहब फिर क्या करेंगे? जब नए वकील के पास गया केस तो उसने तो स्टडी किए बगैर तो नहीं आके आर्ग्यू कर देने। सबसे पहले जब आप आर्ग्यू कर रहे हैं, इनिशियल आर्ग्यू, तो उसमें सबसे पहले ये डिस्टिंग्विश होता है कि इस मैटर में बेल बन रही है या नहीं। अगर बेल बन रही है तो वो आपको ग्रांट कर देंगे, अगर नहीं बन रही तो आपकी डिसमिस हो जाएगी, दैट्स इट। लेकिन ये है कि आर्ग्यू दोनों तरफ से होते हैं। जब आर्ग्यू में आप वकालतनामा चेंज किए जा रहे हैं, नया से नया वकील आ रहा है, तो फिर ये क्लाइंट्स जो होते हैं ना, मेरे ख्याल से जो हैबिचुअल होते हैं, उन क्लाइंट्स को ऑलरेडी पता होता है कि इस तारीख पे इस वकील को ले आओ, इस तारीख पे इस वकील को ले आओ, तो तारीख पड़ती जाती है, जैसे कहते हैं डेट्स। तो मेरे ख्याल से जब तारीख पे तारीख पड़ती जाती है तो इंसाफ तो लो होगा, इंसाफ तो आपको नहीं मिलेगा एट द स्पॉट। तो बात ये है कि जब आप इंसाफ फराहम करने में एक जुडिशरी सिस्टम जो है नाकाम हो रहा है, और जब एक केस ख़त्म ही नहीं हो रहा, होके ही नहीं दे रहा, तो दूसरे केसेस की बारी कब आएगी? ओके जी, अकॉर्डिंग टू अक्सर परवीन साहिबा से हमने यही बात सीखी है कि जो इंसाफ में ताख़ीर जो है, इसी वजह से जो है ये इंसाफ का पैमाना जो है उसको हम कम होता महसूस दिखाई दे रहा है। अच्छा, अक्सर परवीन साहिबा, इस हवाले से भी बताइएगा आप हमें कि जो नौजवान हैं हमारे, जो शोबा में आना चाहते हैं, या जो ख़वातीन हैं, उनको क्या सजेशंस देंगे आप? मैं कहूँगी कि अगर आप पैशनेट नहीं हैं और अगर आप पीछे से स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लाइक बैकग्राउंड इन अ सेंस कि आप अगर पाकिस्तान में ये समझते हैं कि लॉ आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है, तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ थिंक अगेन, एक दफ़ा बैठें और दोबारा सोचें कि वाकई ऐसा है। इतना भी पैशनेट मत हो जाएं कि आप पैशनेट होने के चक्कर में ये भूल जाएं कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। इट्स नॉट सो ईज़ी फॉर यू। हाँ, वकालत आपके लिए एक पहचान बन सकती है अगर आप पीछे से इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि आपने किसी चीज़ के ऊपर काम करना है, यानी आपका कोई ना कोई लाहा अमल होना चाहिए जिस पे आप काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन बैठे और वैसे ही सोच लिया कि हाँ मुझे भी वकील बन जाना चाहिए क्योंकि मुझे काला कोट पहनने को मिलेगा, तो इट्स नॉट अ जोक। ये जो ब्लैक कोट है इसकी जो है वर्थ बहुत ज़्यादा है, तो इसको पहन के सिर्फ़ और सिर्फ जो है इसको वेस्ट मत करें। अगर आपके पास है तो इसकी वर्थ को पहचानें। और ख़ास तौर पे लड़कियों को मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले अपने लिए जो है राइट्स को डिस्टिंग्विश करें कि आपके राइट्स क्या हैं, आपको कितने राइट्स मिलने चाहिए, आपको घर में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो हमारे घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं पाया जाता। हम मशरक़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इवन हमारे पेरेंट्स का हमारे साथ लिंक इसी तरह होता है कि हाँ ठीक है तुम ये कर लो, तुम वो पहन लो, तुम ये पढ़ लो। दे आर नॉट इवन श्योर कि हम लोग क्या चाहते हैं। इनर सेटिस्फेक्शन वो लोग नहीं कभी भी पूछते हमसे, ना हम बताते हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ क्लोज़ नहीं होते, जिसकी वजह से हम जो है ना अंदर से टूट चुके होते हैं। हमें जो भी शोबा मिलता है हम इख्तियार कर लेते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जब मैंने काफ़ी सारी लड़कियों को इस फील्ड में तब आते हुए देखा है जब वो अपने डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई या उनको लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने लॉ की फील्ड को चूज़ किया और वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जब आपको अपने राइट्स का अच्छे तरीके से पता है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, और वो तभी पता चल सकता है। इवन आपकी एजुकेशन से लेके, आपके स्टडी से लेके, इवन आपकी शादी से लेके, आपके डिवोर्स से लेके, आपके जितने भी अखराजात हैं, आपके बच्चों के जितने भी आफ्टर दैट डिवोर्स, आपके बच्चों की मेंटेनेंस उससे लेके फिर उसकी कस्टडी से लेके, इवन आपकी जायदाद, आपकी जितनी भी वैल्यू है, आपकी वेल्थ है, उसके बारे में लॉस, इनका वुमेन्स को पता होना चाहिए। अच्छा, विमेन के अंदर बड़ी एक बात पाई जाती है कि अगर उनको पता भी है ना तो वो अवॉइड करती हैं। नहीं, ये आदमियों का काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ आदमी को डोमिनेंट बनाना बंद करें। आप खुद कर सकती हैं। बाज़ार में निकल के अगर आप शॉपिंग कर सकती हैं इजीली, तो आप अपने हक़ को जान के उसके लिए आवाज़ भी इजीली उठा सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ार में जाके बारगेनिंग करने से, 100 रुपये 500 रुपये कम करवाने से आप कुछ बड़ी नहीं बन जाएंगी। अपने लिए आवाज़ उठाना खुद सीखें। घर में आपके जो हस्बैंड्स हैं वो आप पे हाथ उठा लेते हैं, तो इट्स नॉट अ ईजी थिंग। इसको आसान मत समझें। आज जिसने हाथ उठाया वो कल आपको मार भी सकता है, तो टेक इट सीरियस, इट्स नॉट अ जोक। आप, मुझे लग रहा है कि आप तलाक करवाने वाली वकील अच्छी बन सकती हैं। अच्छी तलाक़ें करवाएंगी। मेरे ख्याल से अवेयरनेस तो होनी चाहिए। अवेयरनेस है वो होनी चाहिए। और बिल्कुल
बड़ी खुशी होती है कि जब इस तरह की ख़वातीन जो हैं वो इस शोबे में आगे जाती हैं, तो उनके जहन में ये चीज़ है कि ख़वातीन को कम से कम ज़्यादा नहीं तो उनके राइट्स के मुताबिक पता होना चाहिए। आतिफ़ से भी पूछना चाहेंगे, आतिफ़ आपका अदब से बड़ा लगाव है, जैसा कि आपने हमें बताया भी कि इस पर आप काम भी कर रहे हैं, दौरे हाजिर में लोग इससे दूर क्यों जाते जा रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो यही है सबसे पहले कि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि वालिदैन की तरफ से बड़ा ही आर्ट्स के जो फील्ड हैं, अदब, लिटरेचर, इनसे जो है बड़ा ही ताल्लुक़ तर्क करवाया जाता है। सम टाइम जबर की बना पर भी कहा जाता है और मुसलसल रोका जाता है कि शायद ये फील्ड नहीं ठीक आर्ट्स की, और ये इसमें कोई इतनी ज़्यादा आपको अर्निंग नहीं होगी। और ये देखिए डॉक्टर साहब, ये बड़े ही गलत कंसेप्ट हैं कि इंसान को देखना चाहिए कि बहुत सी बेशुमार जो पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ से सोसाइटी की, जो दुनिया में आए हैं और आकर चले गए हैं, और उन्होंने शायद कि जब वो पैदा हुए थे तो वो इतने स्ट्रांग नहीं थे फाइनेंशियली तौर पर, लेकिन वो जब दुनिया से रुखसत हुए हैं तो वो कई मिलियंस के जो वो मालिक थे। तो देखें, अब वो जब दुनिया से चले गए हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है सोसाइटी में, और जो उनके वो सारे जो रकम है, वो चीज़ें हैं, जायदाद वगैरह हैं जितनी भी, वो उनके जो आगे नस्लें हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। तो देखें डॉक्टर साहब, इनसे अगर आप अपने किसी फ़ैशन के प्रोफेशन में जाते हैं तो फिर आप शायद कि आप एक पर्सनालिटी जो है, एक शख्सियत के रूप में उभरते हैं, सोसाइटी में आते हैं। तो आपको पता है कि जो शख्सियात होती हैं वो अगर दुनिया से चली भी जाएं लेकिन वो ज़िंदा रहती हैं। तो इसी तरह ही है कि अगर आप लिटरेचर में आना चाहते हैं, अगर लिटरेचर में आप अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप में इतनी करिश है कि आप लिटरेचर में आएंगे और छा जाएंगे और मेहनत कर सकते हैं, आपका फ़ैशन है। आप देखें डॉक्टर साहब, कोई भी फ़ैशन है, अगर आप कोई काम है, आप उसे बड़ा शौक़ है आपका, अगर आप उसे फ़ैशन के साथ करेंगे तो शायद ये जो दिन और रात का कंसेप्ट आपका फ़ैशन में ख़त्म हो जाता है। मुझे तो यही लगता है कि जो फ़ैशन होता है वो आपकी जो खून में शामिल हो जाता है। जब आपके खून में शामिल हो जाता है तो फिर आपका ये दिन और रात की जो तफरीक है ये ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, और आप दिन और रात को मिला के सिर्फ अपने फ़ैशन को आगे रखते हैं और उसके लिए जद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो जब आप दिन रात एक कर स्ट्रगल करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में उभरते हैं, और वो शख्सियत जो है वो अगर दुनिया से चली भी जाएगी तो वो ज़िंदा रहेगी मेरे ख़्याल से। वो रहती भी इसी तरह ही, आप देखें बेशुमार, अब देखें इलामा इकबाल हैं, हमारी पर्सनैलिटी हैं, दुनिया से चले गए हैं लेकिन आज भी उनका नाम ज़िंदा है। तो इसी तरह अगर आप स्ट्रगल करेंगे, अपने फ़ैशन में जाएंगे, अदब में आएंगे, अगर अदब में आना चाहते हैं तो फिर आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे लेकिन आपका नाम फिर भी दुनिया में ज़िंदा रहेगा। ठीक हो गया। बिल्कुल सामिन नाज़रीन, आज के हमारे दोनों शख्सियात जो हैं वो अपने हॉबीज़ को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, और इनसे हमने जाना कि अपने शोबे में कामयाब कैसे हुए। इवन हमने जाना नहीं बल्कि आपके भी गोश गुजार किया कि अगर आप भी इन शोबाजात में आना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, कोई भी तालीम, कोई भी डिग्री जो है वो आपको पैसों का जो है वो गारंटी नहीं देती। जो आपने पैसे कमाने हैं, जो आपने रिस्क कमाना है, वो आपने अपने बाजू पर कमाना है, अपनी मेहनत पर कमाना है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही आप जो है आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग और आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल सामिन नाज़रीन, प्रोग्राम हाईलाइट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप लोगों के साथ हाजिर होंगी, कोई नई शख्सियात के साथ, कोई और सक्सेस स्टोरीज़ के साथ। अक्सर परवीन साहिबा, अपने देखने सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे एट द एंड ऑफ प्रोग्राम? मैं यही कहना चाहूँगी कि रिस्क के पीछे मत जाएं। रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने उसकी एक लिमिट रख दी है। तो मेरे ख्याल से अच्छे कपड़े से लेके माँ बाप का प्यार और बहन भाई, ये भी रिस्क है। तो बस इसका शुक्र अदा करते रहा करें। दैट्स इट। आतिफ़, आप क्या कहना चाहें? मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अपने पर्पस बनाएं, लाइफ के एम बनाएं और उनके लिए स्ट्रगल करें, और अपने जो वालिदैन हैं और अपने जो टीचर्स हैं, ख़ुसूसन इन दो शख्सियात से इस मुआशरे के अंदर ज़रूर कनेक्ट रहें। क्योंकि डॉक्टर साहब देखें कि हमारे दौरे हाज़िर में यही सोसाइटी का अलमिया है कि कोई भी पर्सन सोसाइटी में ऐसा मौजूद नहीं है कि जो चाहता हो कि आप उससे ज़्यादा कामयाब हों।
ये सिर्फ दो शख्सियात हैं जिसने मुझे लगता है कि वो जो चाहती हैं कि जो आपसे ज़्यादा वो खुद आपको खुद से ज़्यादा कामयाब देखें, तो वो सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं और आपके टीचर्स हैं। वो आपने सुनी होगी लाइन के टीचर बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है, तो वो इस बात की दलील है, गवाही है। तो देखें डॉक्टर साहब कि ये दो पर्सनैलिटीज़ जो हैं पेरेंट्स और वालिदैन, इनसे कनेक्ट रहें, अपनी लाइफ के पर्पस बनाएं, उनके लिए स्ट्रगल करें और अल्लाह ताला से कनेक्ट रहें। तो इंशाल्लाह ताला कोई जितने भी हमारे सुनने वाले हैं वो देखने वाले हैं वो पर्पस बनाएं और जिसके लिए भी स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह वो सक्सेस ज़रूर करेंगे। बिल्कुल सामने नाज़रीन, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम हमने यही बात सीखी कि अल्लाह ताला की जानिब से दिए जाने वाले रिस्क में आपकी सेहत सबसे बड़ा रिस्क है और दौलत जो है उस पैमाने में सबसे निचले दर्जे पर आता है। तो जो सबसे ऊपर वाले पैमाने पर अपनी सेहत, वो आपकी जहन की भी सेहत हो सकती है, आपकी ज़ुबान की भी सेहत हो सकती है, आपकी जिस्मानी सेहत भी हो सकती है, उस सेहत का ख्याल रखें। और जो रिस्क के पैमाने में सबसे निचले दर्जे पे है पैसा, वो रब ताला के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जिसने आपको तख्लीक किया है वो आपको रिस्क भी ज़रूर देगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।